खबरों के तज्ज़ियों और तबसरों के साथ मैं हूं आपके साथ उज़मा एजाज खान और मैं हूं एहतशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ आवर हेडलाइंस पर। तौहीन अदालत कानून, क्या अब सदर जरदारी की बारी है? तेहरान सरबराह इजलास, क्या सदर जरदारी सरदार जी का मन मोहने में कामयाब होंगे? एजेंडा क्या था? बात होगी साबिक सिफारतकार जफर हिलाली से। अरसलान इफ्तिखार की मुराद पूरी हुई, मामला अदालती कमीशन के सुपुर्द किया है। हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ पूछेंगे जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद से। कराची में बारिश की तलाश जारी, महकमा मौसमियात की पेशगोई के बावजूद बेशतर हिस्सों से बरसात की शहादतें नहीं मिली। कराची में सावन की बूंदों ने बंदूकों की नालियां ठंडी कर दी, मगर कब तक? सवाल होगा आईजी सिंध फैयाज लगारी से। कोयटा में हदफी कातलों ने एक और जिंदगी का चराग गुल कर दिया। और चीचा वतनी में जाहिलियत की याद ताज़ा कर दी गई, झूठी गैरत ने हव्वा की 5 बेटियों की जान ले ली। न्यूज़ आवर एट 9 में हेडलाइंस आपने देंगी, बढ़ेंगे हम उनकी तफसील की जानिब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सदर आसिफ अली जरदारी के 2 ओहदों के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुर्तकिब होने की अब सदर जरदारी की बारी है? ये जानने के लिए चलते हैं हम अपने नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान के पास। जी कहिएगा उस्मान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सदर आसिफ अली जरदारी 2 ओहदों के खिलाफ दायर तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में तश्कील दिए जाने वाले कमीशन में जस्टिस नासिर सईद शेख, जस्टिस नजमुल हसन, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह शामिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में कहा गया था कि अदालती हुक्म के बावजूद सदर पाकिस्तान ने एक ओहदा नहीं छोड़ा और वो बदस्तूर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी के मुतालिक केस के बारे में कानूनी माहिरीन का कहना है कि वो एक पार्टी के सदर हैं, उनके सियासी किरदार पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। किसी पार्टी का चेयरमैन जो है ना है, ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ करती मेरी नज़र में। अगर ये एक पॉलिसी इशू के तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो कोर्ट नहीं फैसला कर सकता। दूसरी जानिब सदर के खिलाफ पटिशन की दरखास्त गुजार AK डोगर का कहना है कि सदर का ओहदा गैर जानिबदार होना चाहिए। हुकूमत जो होती है वो एक पार्टी की होती है, हुकूमत रियासत सबकी होती है, वो रियासत का सदर है। आप अगर पढ़ें ना आर्टिकल 41, उसमें लिखा हुआ है हेड ऑफ द स्टेट, ये लिखा हुआ, नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर होता है। लार्जर बेंच केस की समाअत 5 सितंबर से शुरू करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत के दौरान करार दिया था कि उम्मीद है सदर पाकिस्तान अदालती फैसले का एहतराम करेंगे। फाजिल अदालत ने सदर पाकिस्तान को एक ओहदा छोड़ने के लिए 5 सितंबर तक की मोहलत भी दे रखी थी, जिसकी समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। ओवर टू स्टूडियोज। सदर आसिफ अली जरदारी के 2 ओहदों के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। क्या इससे मुल्क की सियासत मुतासिर होने जा रही है और ऐवान सदर और सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त आमने सामने खड़े होंगे? इस पर बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार आरिफ निजामी साहब से। आरिफ निजामी साहब, न्यूज़ आवर एट 9 के लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। सबसे पहला सवाल कि एक जानिब जहां इलेक्शन करीब हैं, सूबों की बात भी हो रही है और वहीं आज सदर के 2 ओहदों के खिलाफ लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया, क्या असरात हो सकते हैं इसके? इससे जो गैर यकीनी है उसमें इजाफा होगा, लेकिन ना सदर साहब ने ये ओहदे छोड़ने, बल्कि अटॉर्नी जनरल ने तो आज कह भी दिया है कि सदर साहब जितने मर्जी ओहदे हैं वो रख सकते हैं। ये मामला जो है लार्जर बेंच पे जाएगा, वहाँ चलता रहेगा। उसके बाद जो भी फैसला होगा ये अपील में जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई काबिल अमल हो सकेगा, क्योंकि ठीक है सदर ममलकत जो हैं वो पाकिस्तान के सदर हैं, लेकिन आइन उनको कोई इस चीज़ में कोई ये नहीं कहता कि वो किसी पार्टी के अहदेदार नहीं हो सकते। ये और बात है कि ईवान सदर को सियासी सरगर्मियों का आमाजगाह नहीं होना चाहिए, जैसा कि है इस वक्त।
आरिफ निजामी साहब, पीपल्स पार्टी स्विस हुकाम को खत लिखने के मामले पर तो टस से मस नहीं हुई। आप समझते हैं कि ये जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है इसको पीपल्स पार्टी सीरियस लेगी? मेरा नहीं ख्याल, वो तो अटॉर्नी जनरल ने मैं जैसे अर्ज़ किया कह दिया है, वो एक हुकूमत के चीफ लॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने भी कह दिया है। और हद जो है वो तो शायद इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है कि अटॉर्नी जनरल जो लॉ मिनिस्टर हैं वो जनीवा का चक्कर भी लगा चुके हैं इस ज़मन में। ख़त तो किसी किस्म का शायद लिख दिया जाए, लेकिन ये कि सदर साहब जो हैं सदारत का अहदा छोड़ देंगे या पार्टी का अहदा छोड़ देंगे, ये मेरा ख्याल है कि मुमकिनात में से नज़र नहीं आता मुझे। और आइन के बारे में उनकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके तहत वो अपने आप को इसका पाबंद भी नहीं समझेंगे। जहाँ तक इस मामले में कंटेम्प्ट का तल्लक है तो मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट जो है इस हद तक जाएगा आगे। बहुत शुक्रिया आरिफ निजामी साहब, न्यूज़ आवर एट 9 से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका भी यही कहना था कि जहां स्विस हुकाम का मामला था वहां पर भी पीपल्स पार्टी अभी तक डटी हुई है और लार्जर बेंच जो तश्कील दिया गया है सदर के 2 ओहदों से मुताल्लिक, इस पर भी पीपल्स पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। ईरान में गैर वाबस्ता मुबालिग की तहरीक का सरबराह इजलास जारी है। इजलास के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी और भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मुलाकात की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने तेहरान में गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक नाम के सरबराह इजलास के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात की। पाक भारत रहनुमाओं ने मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। उससे पहले ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनई ने कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही खिताब में वाज़े किया कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के हक से पीछे भी नहीं हटेगा। उन्होंने जोर दिया कि मशरिक़ी वुस्ता को एटमी हथियारों से पाक होना चाहिए। मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी ने अपने खिताब में शामी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और जोर दिया कि जालिम शामी हुकूमत के मुकाबले में मजलूम शामी अवाम की हिमायत अखलाकी फरीजा है। ईरान में इस्लामी इनक़लाब के बाद मोहम्मद मुर्सी पहले मिस्री सदर हैं जो ईरान का दौरा कर रहे हैं। वो गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम नाम की सदारत ईरान के हवाले करेंगे। इजलास के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी और भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मुलाकात की और सरकारी एलामिया के मुताबिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। पाकिस्तान के इस इजलास में क्या पोजीशन, इस पर बात करेंगे साबिक़ सिफारतकार ज़फ़र हिलाली से। ज़फ़र हिलाली साहब, आपको कहेंगे खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। ये कहिएगा कि सर्द जंग के खात्मे के बाद नॉन एलाइड मूवमेंट की अहमियत में तो कमी वाक़ई हुई है, मगर पाकिस्तान के लिए इस इजलास की क्या अहमियत रह जाती है? यहाँ ये जो कॉन्फ्रेंसेस ऐसे होते हैं उनका सबसे बड़ा और फ़ायदामंद चीज़ ये होता है कि हमारे जो सरबराह हैं और दूसरे सरबराहों से मिल सकते हैं जिनके साथ हमारी बायलैटरल रिलेशंस को बेहतर करना है, कोई ऐसी इनिशिएटिव लेना है या दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो। तो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा जो नतीजा होगा इस कॉन्फ्रेंस में, मेरे ख़्याल में वो ये होगा कि क्या जरदारी साहब और मनमोहन सिंह ने क्या बातें की, किस चीज़ पे एग्रीमेंट की, क्या इनिशिएटिव्स लेंगे, क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को आगे बढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे लिए मेरे ख़्याल में इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा ये जो फ़ायदा है यही हो सकता है। अच्छा हिलाली साहब, ये भी कहिएगा कि गुज़िश्ता रोज़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अजमल कसाब केस पर भी फैसला सुनाया, जिसके बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान से मुताल्लिक़ एक बयान आया। क्या ये सब महज इत्तेफ़ाक़ है या फिर एक सोचा समझा कदम है? नहीं, मेरे ख़्याल में इसका अपील था और उनका सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया था अपील सुनने पे, तो ये डेट इस वक्त आया है। मेरे ख़्याल में ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि उन्होंने अपने कानून के तहत एक आदमी जो उनके पास सबूत है कि कितने लोगों को कत्ल किया है उसको सज़ाए मौत उसका कंफर्म किया है। तो मेरे ख़्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट हमें नहीं भेजने के लिए किया है, ये उनके प्रोसीजर के तहत हुआ है। अच्छा हिलाली साहब, कहिएगा इस तमाम तर सूरत हाल में क्या भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान पर किसी किस्म की कहीं पे कोई पेशरफ्त होती दिखाई देती है? मुझे तो इस वक्त अगर उन्होंने एक कमिट किया है आने में सितंबर में, अब मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आती जो वो अगर उन्होंने कहा है उस पर क्यों नहीं अमल हो। मगर अभी और सितंबर के पहले 1000 चीज़ें हो सकती हैं और पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे आपको पता है 1-2 दिन में बिल्कुल हालात बदल सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में मनमोहन सिंह जो है उसने कहा है वो आएगा, काफ़ी देर हो गया है कि उस कहता रहा है कि आएगा
اور اب میرے خیال میں کلائمیٹ جو ہے ریلیشن شپ کا وہ ایسا ہے کہ ان کو آنا چاہیے اور ہمارے تعلقات میں پیش رفت ہونا چاہیے. بالکل آپ نے یہ بالکل درست کہی، لیکن بھارت کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ کہیں اس ملاقات میں اس دور میں کہیں نہ کہیں کوئی تعطل پیدا ہو سکتا ہے. اگر وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں 101 بہانے ہیں جی، پیدا کر سکتے ہیں، مگر اگر وہ سنسیئر ہیں اور بنانا چاہتے ہیں تو آئیں. اگر نہیں اور وہی پرانا کھیل ہے ایک آدھا سٹیپ فارورڈ اور 1.5 سٹیپ بیک، تو پھر ٹھیک ہے، چلتا رہے گا. 65 سال تک چلتا ہے. اگر ابھی بھی ان لوگوں کی یہی پالیسی ہے تو بسم اللہ. ہلالی صاحب یہ بھی کہیے گا، جب انوائرمنٹ اس طرح کا ہو، ماحول ایسا ہو، تو پھر پاک بھارت تعلقات کیا آگے بڑھیں گے یا ان میں کس قسم کی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے لوگ تنگ آ گئے ہیں، یہ CBMs اور یہ گلے میں لانا اور یہ چھوٹے چھوٹے ڈیلیگیشنز آنا جانا اور امن کا عیشہ. اب لوگ چاہتے ہیں کہ کانکریٹ موومنٹ ہو. کانکریٹ موومنٹ اس وقت ہوگا جب سرکری کا نتیجہ نکلے گا، سیاچن کا نتیجہ نکلے گا. یہ کیا بات ہے، کس چیز پہ رکے ہیں؟ اتفاق تو ہو گیا ہے. پولیٹیکل مومنٹ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے. اس کا الیکشن ہونے والا ہے سوارن سنگھ کا، وہ نہیں چاہتا بتانے اپنے عوام کو کہ وہ پاکستان پہ سافٹ ہو گیا ہے. ادھر 101 رکاوٹیں ہیں، مگر میرے خیال میں ان چیزوں پہ ہمارا جو یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آگے تعلقات بڑھیں، ہم چاہتے ہیں، ہم نے سٹیپس بھی لیا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا آپ کو کہ زرداری صاحب کا اگر ایک فائدہ ہوا ہے یہ 4.5 سال میں، ایک فائدہ اگر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو انہوں نے ریلیشن شپ کو بہتر کیا ہے، یہ ان کے کریڈٹ پہ جاتا ہے. اچھا ہلالی صاحب، اگر ہم اب بھارتی وزیر اعظم منموہن صاحب کی ملاقات سے اور قطع نظر ان کے دورے سے قطع نظر کچھ آگے بات کریں، اجلاس کے اوپر جائیں واپس، تو کیا پاکستان کی ترجیحات اس اجلاس کے والے سے ہونی کیا چاہیے؟ اس میٹنگ کے بارے میں ان کا اور منموہن سنگھ کا نہیں، ہم اگر اس اجلاس پہ واپس ہیں تو پاکستان کی ترجیحات اس اجلاس میں ہونی کیا چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے جی؟ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز نے ایک سٹینڈ لیا ہے سیریا کے اوپر. امریکنوں نے تو بڑے خوش ہیں، ان کا پورا پالیسی یہی ہے کہ مسلمانوں ملک کو کمزور کرو، توڑو، ان کو ویکن کرو. ایک یہ اس وقت جو گورنمنٹس ہوتے ہیں عرب ملک میں وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اسد جو ہے کتنے 20-40 سال سے وہ فیملی کر رہا ہے، ابھی تک انہوں نے اپنے عوام کو خوش نہیں کر سکا. تو پھر ظاہر ہے ان کے دشمن جو ہیں فائدہ لیں گے. اسرائیل کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ مسلمان ملک جو ارد گرد ہوں وہ ڈس یونائٹڈ ہوں، وہ اندرونی حالات سے کمزور ہوں، تو ان کو تو بڑا ٹھیک ہے. اور یہ ایسا ہی چلتے جائے گا. جیسے میں نے کہا اب ایران کی باری شاید آئے، اس کے بعد ہماری باری بھی آئے گی، بلکہ شروع بھی ہو گئی ہے لوگ کہتے ہیں. اور اس کے بعد میں ایک اور چیز کہوں گا جو شاید زیادہ لوگ نہیں، میں سمجھتا ہوں سعودی عربیہ کی باری آئے گی. ادھر بھی مسلم ڈس یونٹی ہے، ادھر بھی سیکٹیرین سٹرائف ہے. تو ہم لوگ اگر مسلمان ملک اپنے ملکوں میں ہی ایک کے ساتھ لڑتے رہے تو دوسرا جو باہر کا ملک ہے وہ فائدہ تو اٹھائے گا، اور اٹھا رہا ہے. بالکل، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفارتکار ظفر ہلالی صاحب. ہم بات کر رہے تھے اسی حوالے سے اجلاس کے موقع پر صدر آصف علی زرداری اور بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے ملاقات کی ہے. نیوز 9 میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.